दोस्तों आज मैं आपके साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं प्रीवियस सेट की तरह इसमें भी आपके साथ 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिसमें 10 जो है वो हमारे ग्रामर सेक्शन से होंगे और 10 जो है हमारे वोकेबलरी सेक्शन से होंगे। इससे होगा कि आपकी जो है दोनों की प्रैक्टिस मेंटेन होकर चलेगी। तो मैं आपको जो है सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट भी बताता चलूँगा और उनके अलावा भी अगर मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगा है मैंने वो इस प्रैक्टिस सेट में डाल दिया है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट का जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, वहाँ से हम अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, आई ऑलवेज इंजॉय डैश टू स्ट्रेंजर। ये सेक्शन है, ये जो वर्ब का सेक्शन है, यहाँ से जो है क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रूल इसका बता दूँ, उसके बाद वैसे तो आप समझ गए होंगे, इसका आंसर लिखा हुआ है सामने ही ये रूल। तो देखिए पहले रूल समझिए आप। कुछ वर्ड है यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा होगा, अवॉइड, डैनी, डिले और माइंड। इधर है फिनिश, इंजॉय, हेल्प, एडवाइस, प्रैक्टिस, इट इज़ गुड। तो इन सभी वर्ड्स के साथ हम जीरंड यानी वर्ब की सेट फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो अगेन इसमें इंजॉय वाले में टॉकिंग का यूज होगा, सिंपल है। तो अब ये कन्फ्यूजन रहता ना, इनको हमें याद करना पड़ेगा सभी के सभी वर्ड्स को। तो इनके लिए है ना थोड़ी आप स्टोरी वगैरह का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखिए अब ये जो है जिरंड के वर्ड है। इसके अलावा जो है इन्फिनेटिव के अलग से वर्ड होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव के वर्ड अलग से होते हैं। तो ये अप्रोक्स 50-60 वर्ड्स हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो देखिए मैं आपको एक थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगा, अगर आपको अच्छी लगे तो आप उससे याद कर सकते हो, नहीं आप अपनी तरफ से कोई ट्रिक बना सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे डायरेक्ट आप याद कर सकते हो। बस आप एक बार मैं आपको अपनी ट्रिक बता देता हूँ, आपको अच्छी लगे तो आप उससे भी याद कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए मैंने इनको अलग करके लिखा हुआ है। ये जो सभी वर्ड है ना, ये मेरे को नेगेटिव वर्ड लगे। नेगेटिव वर्ड है, अवॉइड हो गया, डैनी, डिले, माइंड, तो ये थोड़ी नेगेटिव टाइप वर्ड है, तो मैंने इनको अलग लिख लिया। तो इससे आप इस पेयर को अलग याद रखो और इस वाले को आप अलग याद रखो। इस वाले की मैंने एक ऐसी ट्रिक बनाई है, मान लीजिए आपका एक दोस्त है, वो आपको आके कहता है कि मेरे को अपना काम फिनिश करने में बिल्कुल भी इंजॉय नहीं आता। वो बोलता है मेरे को अपना काम फिनिश करने में बिल्कुल भी इंजॉय नहीं आता। तो आप बोलते हो भाई मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बस एक छोटी सी एडवाइस दे सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मैंने एक सेंटेंस बना के इनको याद कर रखा है। आप अपनी मर्जी से कुछ और तरीके से इनको याद कर सकते हो। थे तो ये बहुत सारे, बट ये जो मैंने लिखे हैं ना इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। तो अगेन आप सुन लीजिए, आपका फ्रेंड आपको बोलेगा कि मेरे को अपना काम फिनिश करने में बिल्कुल भी इंजॉय नहीं आता है। तो यहाँ से दो हो गए। तो आप उसको बोलोगे कि मैं इसमें तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर सकता, मैं तो तुम्हें बस एक एडवाइस दे सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो इससे थोड़ी सेंस आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए आप कुछ एग्जाम्पल देखिए। ही डिनाइड टू हेल्प मी, तो ये डिनाई नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ टू हेल्प की जगह हेल्पिंग का यूज़ होगा। नेक्स्ट आप देखिए, माई फादर डज नॉट माइंड टू बी डिस्टर्ब्ड वाइल ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। अगेन माइंड यहाँ पे नेगेटिव टाइप वर्ड है, तो टू बी की जगह क्या हो जाएगा, बींग हो जाएगा। माई फादर डज नॉट माइंड बींग डिस्टर्ब्ड वाइल ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे आप देखिए इंजॉय दिया हुआ है, तो आप का फ्रेंड बोलेगा मेरा को अपना काम फिनिश करने में इंजॉय नहीं आता, तो दूसरा वर्ड ही वहाँ पे इंजॉय था। तो इंजॉय के साथ क्या होगा, जीरंड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, टॉकिंग, इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो आप अपनी तरफ से कोई ट्रिक बना लीजिए, बट इनको एक सीक्वेंस के जरिए याद करोगे तो ईजी रहेगा ये आपके लिए। तो मैं आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ साथ ही साथ। देखिए यहाँ पे एक मैंने लिखा हुआ है, आई हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी फेथफुल टू यू। ये भी अगेन हमारा एक वर्ब सेक्शन से ही क्वेश्चन है। तो पहले आप कंसेप्ट समझिए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, आई हैव नेवर एंड विल नेवर चीट यू। क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूँ, अगर एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हों और एक वर्ब हो, तो अगर ज़रूरत हमें दो की पड़े तो दोनों के दोनों यूज़ कर देना। जैसे यहाँ पे देखिए आप, हैव दिया हुआ है और विल दिया हुआ है, दोनों हेल्पिंग वर्ब है, बट मेन वर्ब यहाँ पे चीट है। बट हमें पता है हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ज़रूरत पड़ने पर हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हैव नेवर चीटेड हमने यूज़ कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे हैव के साथ, और विल के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ कर दी। तो हम दोनों को है अलग अलग वर्ब दे सकते हैं। तो आप ऊपर देखिए, आई हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी फेथफुल टू यू। यहाँ पे हमें पता है हैव आया हुआ है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। विल आया हुआ है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है।
तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। बट हैव की जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे नहीं है, तो आई हैव ऑलवेज, तो पार्ट बी में यहाँ पे एरर होगा, ए में नहीं होगा, बी में एरर होगा। आई हैव ऑलवेज क्या आ जाएगा यहाँ पे, बीन, आई हैव ऑलवेज बीन। अब आप सोचोगे फर्स्ट में क्यों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट तो सही है ना, जब हम सेकंड में आए हैं वहीं पे तो गलत हुआ है ना, फर्स्ट तक तो सब कुछ सही चला हुआ था, बस सेकंड पार्ट में हमें बीन का यूज़ कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए, तो आपको ये वाला कंसेप्ट भी याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट मैं चलता हूँ क्वेश्चन जो मैंने लिए है आर्टिकल से। तो थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिए, आपको एक एक्शन दिया हुआ है, वो एक्शन है पॉजिटिव और उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिल रहा है। एक पॉजिटिव एक्शन आपने किया, उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिले, या फिर आपने एक नेगेटिव एक्शन किया और उसका रिजल्ट भी आपको नेगेटिव मिले। मीन्स पॉजिटिव का रिजल्ट आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का रिजल्ट आपको नेगेटिव मिले, तो हम दी प्लस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं दोनों तरफ। दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री और दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम दोनों तरफ करेंगे, एक्शन की तरफ भी और रिजल्ट की तरफ भी। कंसेप्ट समझ में आया? अब आप एग्जांपल देखिए, कुछ एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आते हैं बार बार। हायर यू गो डैश कूलर इट इज़, मतलब जितनी ऊंचाई तक आप जाओगे आपको उतनी ही ठंड मिलती जाएगी। तो पॉजिटिव एक्शन है यहाँ पे, जितनी ऊंचाई तक जाओगे उतनी आपको ठंड मिलेगी। तो दोनों एक्शन यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, दी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, दी। ज़्यादा का हम यूज़ करेंगे, आर्टिकल से कंसेप्ट है। अगेन आप देखिए, द मोर वन हैज़ ब्लैंक मोर वन वांट्स, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा की इच्छा होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, दोनों इंक्रीज हुआ है, तो दी, एंड अगेन यहाँ पे दी आर्टिकल का यूज़ होगा। मोर यू लेबर मोर यू अर्न, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही पैसा आप कमाओगे, तो मोर अगेन यहाँ पे जो है कंपैरेटिव डिग्री, तो दी आर्टिकल और दी आर्टिकल का यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह के आपको मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको ये थोड़ा माइंड में सेट हो जाएंगे, जो मैंने आपको बताया तो गलत आपका नहीं होगा। तो साथ ही साथ मैं आर्टिकल का एक और कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करता चलूँगा, क्योंकि हमें तो प्रैक्टिस करनी है ना, ये तो एक प्रैक्टिस सेट है, जितने ज़्यादा मैं इसमें लगा पाया मैंने डाल दिए। यहाँ पे लिखा है, गीता डज नॉट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे सी वो रिंग। अब आप देखिए, ज्वेलरी यहाँ पे एक वर्ड है, कैसा वर्ड है ये, सिंगुलर है, आपको पता है, एक नाउन है, बट काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। ज्वेलरी अनकाउंटेबल है, बट यहाँ पे रिंग दिया है मैंने, रिंग एक सिंगुलर है, काउंटेबल है और एक नाउन है। आपको पता है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ होता है, बट सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे रिंग से पहले ए का यूज़ होगा, तो मैंने आपको दोनों बता दिए। हाँ, वो अलग बात है, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनके साथ हम नहीं करते, बट रिंग कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, गीता डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे सी वोर ए रिंग, ए रिंग यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, आर्टिकल से एक एरर था। तो एक कंसेप्ट और बता देता हूँ मैं साथ साथ ही, हमारा जो है थर्ड कंसेप्ट यहाँ पे होगा, द मैन। पहले आप कंसेप्ट समझिए, ये वाला समझिए आप, ये वाला है ये कंसेप्ट, द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडोव्ड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर। अब जैसे आपने सुना होगा दी काउ, दी काउ आपने सुना है ना, दी काउ इज ए यूजफुल एनिमल, तो दी आर्टिकल हो गया, काउ यहाँ पे क्या हुआ है, कॉमन नाउन है काउ। तो अगर हमें सभी की सभी गायों को एक साथ बताना हो, जैसे हम लिखते हैं द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, तो यहाँ पे दी काउ का मतलब है जितनी भी संसार में गाय हैं सभी का जिक्र हुआ है। दी डॉग का मतलब है जितने भी संसार में डॉग है सभी का जिक्र हुआ है। बट मैन एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है, उससे पहले अगर दी लगा दिया तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। मैन खुद अपने आप में सभी को दर्शाता है, मैन इज द ओनली क्रिएचर लिखने से भी ये साबित होता है कि सभी आदमियों की बात हो रही है, पूरे संसार में जितने भी लोग हैं सभी की बात हो रही है यहाँ पे। तो दी लगाने की इस केस में जरूरत नहीं पड़ती, तो एक एक्सेप्शनल केस है, आपको इसको याद रखना है। तो आर्टिकल से एक कंसेप्ट और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये हमारा चौथा कॉन्सेप्ट है आर्टिकल का। तो क्या होता है, जो भी हमारे अंदर हिडन पर्सनैलिटी हो ना, उसके साथ दी आर्टिकल का यूज़ हम करते हैं। हिडन पर्सनैलिटी के साथ हम दी आर्टिकल का यूज़ करते हैं, कैसे, लेट जज इन यू डिसाइड द पनिशमेंट, मतलब जो जज हमारे अंदर छिपा है उसको पनिशमेंट डिसाइड करने दो। तो हमारे अंदर हिडन पर्सनैलिटी की बात की है जज की, तो जज से पहले क्या आएगा, लेट द जज इन यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, दी यहाँ पे आ जाएगा। अगेन देखिए आप, नेक्स्ट है
फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज डॉटर, मतलब उसके अंदर के पिता की बात की है, जो पिता उसके अंदर छुपा है ना, यानी मार्मिक हृदय, कोमल हृदय की बात यहाँ पे हुआ है, तो फादर से पहले दी का यूज हो जाएगा। तो हिडन पर्सनैलिटी की जहाँ भी बात आए वहाँ पे आपको आर्टिकल दी का यूज कर देना है। जैसे उसके अंदर जज की बात की गई है, जज इन यू, फादर इन हिम, इस तरह के आपको कुछ कुछ देखने को मिलेंगे, एक्टर इन हिम, इस तरह आपको कुछ भी देखने को मिले आपको आर्टिकल दी का यूज कर देना है। तो यहाँ पे हमने 4 कंसेप्ट आर्टिकल के डिस्कस कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं प्रीपोजिशन से कुछ आपको बताऊंगा। ही कुड नॉट कोप डैश द हैवी वर्कलोड, ये क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है, ये एरर में भी आता है और ब्लैंक्स में भी आता है। तो सीधा आप याद रखिए, जो कोप है ना, कोप के साथ क्या आता है, कोप के साथ आता है विद, और कोप विद का मतलब होता है किसी चीज़ को सहन करना, बर्दाश्त करना, फेस करना, डील करना किसी के साथ, इसको कोप विद बोलते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन एरर में मिलेगा तो क्या देगा आपको, एरर में आपको इसके साथ ये लगा मिलेगा, ही कुड नॉट कोप अप विद द हैवी वर्कलोड, तो आपको वहाँ से अप काटना होता है, अप वाले पार्ट में एरर हो जाता है, तो सीधा क्या होता है, कोप विद होता है। नेक्स्ट आप देखिए, द गार्बेज हैज़ बीन डिस्पोज्ड, तो डिस्पोज्ड वर्ड के साथ क्या प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे हम, डिस्पोज्ड वर्ड के साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं। डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका मीन्स होता है किसी चीज़ को बेच देना, उससे छुटकारा पाना। तो गार्बेज हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ, उसको बेच दिया गया, उससे छुटकारा पा लिया गया, तो ये सेंस यहाँ पे बनती है। तो याद रखना है आपको, फिक्स्ड प्रीपोजिशन से एरर है। और हम एक दो डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए आप, टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली एंड यू विल गेट रिड डैश दिस डिसीज, तो अगेन यहाँ पे गेट रिड के पेयर क्या होता है, गेट रिड का पेयर होता है ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। याद रखना आप, ही गोट 50,000 रुपीज इन ल्यू ब्लैंक हिज क्लेम, तो इन ल्यू का पेयर होता है ऑफ, इसका पेयर भी ऑफ होता है, इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के बदले। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, गेट रीड ऑफ और इन ल्यू ऑफ, तो दोनों आपको ये है याद रखने हैं। मैंने देखो इनको हाईलाइट भी कर दिया है, तो दोनों आप इसको याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिया है वन वर्ड से, वन वर्ड से मैंने क्वेश्चन लिया है, इसको डिस्कस करते हैं। वन हु वॉक्स इन स्लीप मीन्स जो आदमी सोते वक्त चलता हो, एक बीमारी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं उस बीमारी को। तो सबसे पहले ये दो बीमारी होती है, एक होती है नींद में चलने की और एक होती है नींद में बोलने की। बोलने वाली आपने जो नॉर्मली सुनी होगी, कुछ लोग सोते टाइम बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, तो जो बोलने वाली है उसको बोलते हैं सोमनिलोक्विस्ट, और चलने वाली को बोलते हैं सोमन एम्बुलिस्ट। तो इनको कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आप देखो मेरी तरह याद कर सकते हो इसको, या अपनी तरह कुछ भी ट्रिक हो आपकी। मैंने याद कर रखा है, एक वर्ड होता है क्विट, क्या यू आई टी, क्वाइट बोलते हैं उसको। तो क्वाइट वर्ड होता है बोलने से, यानी चुप रहने से, मीन्स है तो ना बोलने की सेंस में यूज होता है, वो चुप रहो बोलना। तो उसी तरह क्विस्ट वर्ड भी तो उसी के मिलते जुलता है, तो ये वर्ड मीन्स कहीं ना कहीं बोलने से रिलेटेड है, हमारे मुंह से रिलेटेड है ये वर्ड। तो ये, और जो ये वर्ड आपको समझ आ गया ना, तो अपने आप दूसरे वाला तो अपने आप याद हो गया, क्योंकि कन्फ्यूजन तो इन दो में ही रहेगा ना, सोमनिलोक्विस्ट और सोमन एम्बुलिस्ट में। तो क्विस्ट वर्ड से आप याद रखना, कहीं ना कहीं एक क्वाइट वर्ड से रिलेटेड है, जो हमारे माउथ से रिलेटेड है वो वर्ड। तो सोमन एम्बुलिस्ट का जो है सही आंसर है। 7 की तरफ मैं चलता हूँ। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन डिसीज ऑफ द नोज, जो हमारी जो नाक की बीमारियों को ठीक करता है, उसमें उसका डॉक्टर होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है राइनोलॉजिस्ट। राइनो से आप समझ गए होगे, राइनो किसके लिए फेमस है, उसकी नोज पे जो होता है वो। तो राइनो से आप इसकी ट्रिक बना सकते हो कुछ भी। अगेन मैं एक और डिस्कस करता हूँ आपके साथ। देखिए मैं इस वीडियो में आपके साथ मैंने 4 वन वर्ड डिस्कस कर दिए हैं, तो जितने ज़्यादा हो सके मैं कोशिश करता हूँ इम्पोर्टेंट मैं एक ही वीडियो में ले लूँ। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, ये जो इम्पोर्टेंट है ये मोस्ट रिपीटेड होता है ये वाला, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको आगे यूज़ ना किया जा सकता हो, मतलब अब उसकी जो है मतलब ज़्यादा यूज़ हमने कर लिया हो, अब उसको और ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको बोला जाता है ओब्सोलीट। ओब्सोलीट देखिए मिलते जुलते से हैं, डिसोलेट, एब्सोल्यूट, तो ओब्सोलीट आपको याद रखना है, जिसको आगे यूज़ ना किया जा सके। अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेबिट, ये तो आपको पता होगा, जिस आदमी ने अपने जो है बैंक वगैरह के कर्ज ना चुकाए हैं उसको क्या बोला जाता है। वैसे तो इनके 2 वर्ड होते हैं, बट बैंकक्रप्ट एक वर्ड होता है, वो कम दिया जाता है, उसकी जगह उसको सिनोनिम इंसोल्वेंट दे दिया जाता है। इंसोल्वेंट का जो सिनोनिम है वो क्या है, बैंकक्रप्ट, मीन्स दिवालिया इसको बोला जाता है, जो अपना कर्ज ना चुकाए। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मैं चलता हूँ।
10 और 11 मैंने लिए हैं इडियम फ्रेजेस से। टू एंड इन स्मोक, तो इसकी सेंस से ही आपको पता चल रहा होगा धुएं में कोई भी चीज़ उड़ गई, मीन्स उसका कोई परिणाम ना निकला हो, मीन्स उसका कोई मतलब ना निकले, जो चीज़ धुएं में उड़ जाए। तो इसकी सेंस से इसका वर्ड क्या हो जाएगा, टू कम टू नथिंग, मीन्स किसी बात तक ना पहुँचना, कोई परिणाम ना निकलना। सी पार्ट है इसका आंसर। रीड बिटवीन द लाइन्स, इससे भी आपको सेंस थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, मतलब एक एक लाइन को पढ़ना, बिल्कुल गहराई से पढ़ना। तो अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, बिल्कुल जो है अंदर के वर्ड मीनिंग को समझते चलना। तो रीड बिटवीन द लाइन्स ही हमको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल हिडन मीनिंग को समझते हुए। नो द सिंपल देखिए तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, बाकी तो रीड अगेन एंड अगेन, तो सीधा आप बी पार्ट पे टिक कर दिया। 12 और 13 मैंने लिए हैं, ये है सीनो से। कैंट्रेंक्रस एक वर्ड है, इसका मतलब होता है झगड़ालू। कैंट्रेंक्रस का मतलब होता है झगड़ालू, तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम इसका हो जाएगा क्वारलसम। सी पार्ट है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है जो वो है नेक्स्ट हमारा, वो है नोविस। नोविस का हमको सिनोनिम बताना है। नोविस का मतलब होता है, आपको मैंने एक वीडियो में और बताया था, एक वर्ड होता है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है जिसे किसी काम का लंबा एक्सपीरियंस हो, मीन्स किसी बिजनेस वगैरह का मतलब एक लंबा एक्सपीरियंस हो, जिसे उसको बोला जाता है वेटरन। और जिसे बिल्कुल नया नया एक्सपीरियंस ना हुआ, बिल्कुल नया नया बिजनेस में आया हो। नो से किया हम नोविस को बोलते हैं, जिसको कोई भी एक्सपीरियंस ना हो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बिगनर इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो अगेन अब हम एंटोनिम्स की तरफ चलते हैं, यही हमारे बचे हुए हैं यहाँ पे। रिटेन, रिटेन वर्ड को थोड़ा समझिए आप। मान लीजिए आप 10th क्लास में हो, आपको यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन मिली थी 12th के एग्ज़ाम्स में, 10th के। 11th में भी आपको जो है फर्स्ट पोजीशन मिली, बट 12th के एग्ज़ाम में अगर आपको फर्स्ट पोजीशन मिल जाती है तो आप बोलोगे कि मैंने अपने पोजीशन को रिटेन करके रखा है, मीन्स कायम करके मैंने रखा है। और अगर आपको 12th में फर्स्ट पोजीशन नहीं मिली तो आप नहीं कह सकते मैंने रिटेन किया है। तो रिटेन का मतलब हो जाता है कायम रखना, तो इसका उल्टा हो जाएगा रिलीज करना, छोड़ देना किसी चीज़ को। इसकी सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलीज वर्ड ठीक है। वैसे इनके अलग अलग एंटोसिन होते हैं, बट हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करके आना होता है, बस आप ना मीनिंग याद रखा करो, बाकी तो अपने आप मिल जाएंगे मोस्टली। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। मान लीजिए आप अपने अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में चले गए, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है स्थानांतरण करने के लिए कहीं से भी। तो माइग्रेट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरी तरफ जाना, तो रिटर्न इसका जो है क्या हो जाएगा, लौटना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ये देखिए आप बिल्कुल इसको ध्यान से समझना, एक बार थोड़ी आप सेंस में आपको बताता हूँ, क्वेश्चन बाद में पढ़वाऊंगा। ही स्टोल माई कार, ही स्टोल माई कार, ही यहाँ पे क्या हुआ, एक सब्जेक्ट है, स्टोल यहाँ पे एक वर्ब है, और माई कार यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, इस सब्जेक्ट ने यहाँ पे कार्य किया है। ही स्टोल माई कार, उसने मेरी कार जो है चोरी कर ली थी। अब इसका पैसिव वॉइस में आइए आप, माई कार यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, वाज स्टोलन यहाँ पे वर्ब हो गई, पैसिव वर्ब है, बाई हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हिम। अब हमें कैसे पता चला कि माई कार ऑब्जेक्ट है, अब ये बताइए, अगर हम माई कार को सब्जेक्ट मान लेते तो फिर वाज स्टोलन का यूज़ क्यों होता। हमें पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो पैसिव होता है वो क्या होता है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक तो वर्ब देख के हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ एक्टिव में है या पैसिव में है। एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया, वर्ब देख के पता लगाओ। और सेकंड तरीका ये है कि आप सब्जेक्ट को देखकर पता लगा सकते हो कई बार, पर मोस्टली नहीं लगा सकते। जैसे माई कार यहाँ पे कोई एक्शन नहीं कर सकती, तो सिंपल पता चल रहा है कि ये पैसिव में होगा। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार। द ऑफिसर हु वर ऑन इंस्पेक्शन इन दिस फैक्ट्री वर डिस्कवर्ड मैनी डिस्क्रेपनीज। तो यहाँ पे द ऑफिसर हमारा सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, ये अभी पता चल जाएगा। हु वर ऑन इंस्पेक्शन, जो जांच पर था, मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है। ये ऑफिसर जांच पर था और इसने मतलब इतनी चीज़ों को डिस्कवर कर दिया, तो इसी ने वो कार्य किया है ना, सब्जेक्ट ने वो कार्य कर दिया है ना। तो अगर मैंने आपको बताया अगर सब्जेक्ट ही वो कार्य करता है तो फिर हमें पैसिव वॉइस में लिखने की क्या ज़रूरत है। पैसिव वॉइस तो बनाने की जब ज़रूरत पड़ती है जब कोई चीज़ हमें ऑब्जेक्ट आगे लिखना हो, बट यहाँ पे तो मैंने आपको बताया द ऑफिसर यहाँ पे सब्जेक्ट है,
तो वर का यूज़ क्यों किया, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर दो ना, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही तो पैसिव होता है, वर या वाज के साथ थर्ड फॉर्म। बट अगर यहाँ पे द ऑफिसर कार्य ना करता तभी तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट समझ के पैसिव में इसको बनाते। तो एक बार क्वेश्चन पे आइए, देखो और क्लियर मैं आपको यहाँ पे कर दूंगा। पुलिस ऑफिसर सेंट टू द थिएटर एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर वाज थ्रोली चेक्ड। यहाँ पे देखिए आप, पुलिस ऑफिसर्स, अब हमें नहीं पता भाई ये एक्टिव है कि पैसिव है, बस हमें सेंस क्या आ रही है यहाँ पे, पुलिस ऑफिसर सेंट टू द थिएटर, मतलब पुलिस ऑफिसर को है जो थिएटर में भेजा गया है, खुद नहीं गया, उसको भेजा गया। तो मतलब ये कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसने कार्य किया हो, ये एक ऑब्जेक्ट है। बाकी सब्जेक्ट इसमें गिवन नहीं है किसने भेजा है, अथॉरिटी भी हो सकता है। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स के बाद यहाँ पे वर्क अगर हम यूज़ कर दें, पुलिस ऑफिसर वर सेंट टू द थिएटर, आगे ये भी हो सकता है बाई अथॉरिटी, बाई द अथॉरिटी, बट वो नहीं दिया, कोई ज़रूरत नहीं है देने की। बट यहाँ पे पता अलग से चल रहा है कि पुलिस ऑफिसर को भेजा गया है, तो यहाँ पे वर का यूज़ होना जरूरी है, क्योंकि हमें वर भी पैसिव बनानी पड़ेगी। थोड़ा और आगे चलिए आप, एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर, अगेन यहाँ पे एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, अभी पता चल जाएगा। एवरी नुक एंड कॉर्नर वाज थ्रोली चेक्ड, तो वाज थ्रोली चेक्ड आया, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये पैसिव वर्ब है। तो एवरी नुक एंड कॉर्नर भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, चेक्ड बाई पुलिस ऑफिसर। तो कैसे हम इसको लिख सकते थे, देखिए मैं इसको थोड़ा और खोल के बताता हूँ आपको। पुलिस ऑफिसर वर सेंट टू द थिएटर बाई द अथॉरिटी एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर वाज थ्रोली चेक्ड बाई द पुलिस ऑफिसर्स। तो बाई द पुलिस ऑफिसर्स हमने काट दिया, क्योंकि सेंस हमें पता चल रही है, जब भेजे पुलिस ऑफिसर है तो चेक भी वही करेंगे। तो बट वर्ब देख के हमें पता चल गया वो पैसिव वर्ब है। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखना, एयरफोर्स वालों ने अपने मॉडल पेपर में इससे एक एरर दे रखा है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करता हूं मैं। दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। तो ये देखिए आप एक बार आगे नीचे आइए, राम इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन दे। तो यहाँ पे हमें बेटर और देन दे रखा है, यहाँ पे एज गुड दे रखा है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, अगर पॉजिटिव डिग्री आए, पॉजिटिव डिग्री मीन्स एज पॉजिटिव डिग्री प्लस में एज या सो एज का पेयर, प्लस में कोई कंजंक्शन आए, प्लस में जो है हमें वह कंपैरेटिव डिग्री देखने को मिल सकती है, और प्लस में देन देखने को मिलेगा। तो चारों आपको याद रखना सकते हैं, बस इन दोनों की पोजीशन चेंज हो सकती है, पॉजिटिव डिग्री इधर आ सकती है कंपैरेटिव, और देन इधर आ सकते हैं। तो आप थोड़ा समझिए, बेटर और देन यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हमें मिल गई बेटर के साथ देन, ठीक है। बट एज गुड, एज या एज होता या एज या सो होता, तो एज और एज लगाना हमको यहाँ पड़ेगा, वो कंजंक्शन हमारे यहाँ पे इफ हो गई। तो राम इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन दे, दोनों डिग्री आ गई ना। तो नेक्स्ट आप एक बार और देखिए, ही फील्स हिज पेन एज मच और इवन मोर देन दे। तो मोर और देन यहाँ पे आ गया, कंपेरेटिव डिग्री आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे क्या आ गई, कंजंक्शन आ गई। तो एज मच के साथ एक और एज हमको लगाना पड़ेगा पॉजिटिव डिग्री कंप्लीट करने के लिए, एज मच एज और इवन मोर देन दे। अब क्वेश्चन पर आइए, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। सो कल्चर्ड एज आ गया, सो एज का पेयर आ गया, मीन्स पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे हमारी आ गई। तो अब हमें कंपेरेटिव डिग्री की जरूरत है, बट हमारे यहाँ पे कंजंक्शन आ गई। तो मोर ब्यूटीफुल के बाद क्या आना जरूरी है, देन आना जरूरी है, क्योंकि मोर और देन ही तो कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे। तो हमारा बी पार्ट में यहाँ पे एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मैं मूव करता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने लिया है एक्टिव और पैसिव वॉइस से। कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, यहाँ पे हमको इसका पैसिव बनाना है। तो हमें पता है मॉडल जब आए तो उसके साथ पैसिव बनाते बार क्या लगाते हैं, बी, और बी के साथ क्या लग जाता है, अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना तो हमें पता है। तो ऐसा ढूंढिए जिसमें दोनों चीज़ ना हो। यहाँ पे कैन है, बी है, थर्ड फॉर्म है, ये भी ठीक है। बी में कैन है, बी है, थर्ड फॉर्म है, बी पार्ट भी ठीक है। ए में कैन है, बी है, थर्ड पार्ट। अब ये तो तीनों में है, अब और कुछ हमको ढूंढना पड़ेगा। तो फर्स्ट से मैं शुरू करता हूँ, सॉरी सेकंड से। आप एक बार सेकंड को देखिए, थोड़ा अलग लग रहा है। कैन यहाँ पे आ गया, बट कैन अगर यहाँ पे आया है तो ऑब्जेक्ट तो लेना था ना। ऑब्जेक्ट क्या है, द पार्सल है। मैंने बताया ना पैसिव वॉइस में बनाते बार ऑब्जेक्ट को आगे लाया जाता है, तभी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। बट यहाँ पे वी ले लिया है तो मीन्स गलत है।
सब्जेक्ट इन्होंने आगे ले लिया तो गलत हो गया। अब ए और सी में थोड़ा क्या, ए और सी में अंतर क्या है? कैन बी द पार्सल सेंट और कैन द पार्सल बी सेंट, मीन्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन का यहाँ पे अंतर हमें दिया हुआ है। एक में ऑब्जेक्ट की पोजीशन बी से पहले है और एक में ऑब्जेक्ट की पोजीशन बी के बाद है। तो मैं आपको बता दूं कि जिसमें बी से पहले है ना वो वाला ठीक होता है हमारा आंसर। कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो, क्या होता है, जो बी के पहले वाली पोजीशन होती है ना ऑब्जेक्ट की, वो हमारा ठीक होता है, ना कि बी के बाद वाली। बी ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो, तो हमारा क्या है, सी पार्ट ठीक हो जाएगा। आपने सी पार्ट पर सही लगाया और आपका 1 नंबर गया। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये वॉइस है, वॉइस में अगर एक्टिव क्वेश्चन मार्क दिया है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है। अगर एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस खुद नेगेटिव बननी चाहिए। अगर मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह का हमको सेंटेंस दे रखा है पैसिव भी हमें वही मिलना चाहिए, तो यहाँ पे नोन ऑफ दीज होगा, क्योंकि आपने सभी में देखा हुआ फुल स्टॉप लगा हुआ है। अगर यहाँ पे मैं थर्ड पार्ट में फुल स्टॉप को काट के क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन मार्क लगा दूँ, तो हमारा जब सी पार्ट इसका आंसर होगा। आपको ये बात याद रखनी है। मतलब नरेशन वाला जो केस होता है ना, नरेशन वाले केस में चाहे हमें क्वेश्चन मार्क मिले नेगेटिव मिले, इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे ना तो बाद में फुल स्टॉप ही लगेगा, चाहे क्वेश्चन मार्क हमें डायरेक्ट में दे रखा हो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 मैंने किससे लिया है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच से मैंने क्वेश्चन लिया है। वुड यू ओपन द डोर प्लीज, सी सेड। तो देखिए यहाँ सी आस्क्ड मी टू ओपन द डोर, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आस्क्ड के साथ टू नहीं लगता, आस्क्ड के साथ हमेशा दैट वगैरह नहीं, इफ और वेदर का यूज हमें मोस्टली मिलता है। तो यहाँ पे हमें प्लीज वर्ड दिया हुआ है, तो इससे सेंस आ रही है रिक्वेस्ट करने की, तो आस्क्ड वाला हमारा गलत हो गया। तो रिक्वेस्टेड वाले दो है हमारे पास, सी रिक्वेस्टेड मी टू प्लीज ओपन द डोर, तो मैं आपको बता दूं रिक्वेस्ट वर्ड के साथ प्लीज का यूज नहीं किया जाता, तो हमारा डी पार्ट जो है बिल्कुल सही होगा, सी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन दी डोर। आपको याद रखना है रिक्वेस्टेड के साथ प्लीज वर्ड क्या होता है, गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, हमें एक एडजेक्टिव को फॉर्म करना है एक नाउन से। यहाँ पे होप एक वर्ड है, इसका एडजेक्टिव क्या हो सकता है, होपफुल होपलेस। तो होपफुल का मतलब आशावादी और आशाहीन, आशावादी आशाहीन हो सकता है, तो दोनों ही हो सकते हैं भाई, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। ये नेगेटिव वर्ड है तो ये पॉजिटिव है, दोनों हो सकते हैं इसके एडजेक्टिव, तो बोथ ए एंड बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 20 क्वेश्चन डिस्कस करा दिया है, वैसे तो 20 से कहीं ज़्यादा थे, बट मैंने जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे साथ साथ आपको वो भी बता दिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ डाल दिया है, आप अपने ऐसे किसी फ्रेंड को सेंड कर दीजिए जो नेट वगैरह का यूज़ ना करता हो, जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन ना हो, तो पीडीएफ से सीधा इसको सोल्व कर सकता है। और अगर आंसर पूछे तो आप उसको बता देना सभी के आंसर्स। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलता हूँ। जय हिंद दोस्तों।